हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में चर्चा करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हम लोग बात कर रहे थे कि परागण किस किस माध्यम से होता है। हम लोगों को ज्ञात हो चुका था कि जो परागण है, परागण की घटना जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक है ना, जैविक और अजैविक कारकों के माध्यम से होती है। तो उनमें से हम लोगों ने एक बात और कंफर्म कर ली थी यहाँ पे कि जो जैविक और अजैविक कारक हैं उसमें से जैविक कारक जो होते हैं वो मुख्य रूप से जल और वायु है, जल द्वारा और वायु द्वारा। तो इसमें हम लोग वायु द्वारा परागण किस प्रकार होता है उस पूरी की पूरी फिनोमिना को समझ चुके थे। किंतु हम लोगों की जो आज की जो क्लास होगी वो होगी कि जो परागण की घटना है वो वायु द्वारा, तो समझ लिया अच्छे से है ना। वो अब हम समझेंगे कि जल के थ्रू किस प्रकार परागण की घटना संपन्न होती है ना। तो यहां से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। याद रखना यहां से 101% आपको जानकारी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में आने वाली हर घटना को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। क्योंकि यदि आप नीट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी की एक एक फिनोमिना पता होनी, एक एक घटना की जानकारी होनी चाहिए। तो पहले मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पे बात करता हूं कि जल परागण में होता क्या क्या है, इसके बाद मैं आप लोगों के एनसीईआरटी पर बात करूंगा। तो वायु परागण में क्या क्या हुआ था समझ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे जल परागण पर। किस पर बात करेंगे? जल परागण पर। तो जल परागित पादपों में क्या होता है? पहली बात तो है कि पुष्प काफी छोटे होंगे। जो परागण जल के थ्रू होगा उसमें एक बात तो यह है कि पुष्प जो होंगे वो काफी छोटे होंगे, साफ दिखाई नहीं देंगे। देखो, आवश्यकता पड़ने पर इन्हें आसानी से पृथक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीधी बात है जो पुष्प होते हैं वो विशेष रंग युक्त नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए, पुष्पों को अपने आप को कलरफुल कब बनाना होता है? जब किसी को आकर्षित करना हो। ठीक है, पुष्प अपने आप को सुगंधित कब बनाते हैं? जब किसी को आकर्षित करना हो। और आकर्षित कौन होगा? अच्छा बताओ, आप लोग एक सीधा सा एग्जाम्पल लो। यदि आप किसी को प्रभावित करना चाहते हो, जैसे आपके पास दो विकल्प हैं, एक है सजीव और एक है निर्जीव, दो है कि नहीं है? आपसे प्रभावित कौन होगा? सजीव प्रभावित होगा कि निर्जीव प्रभावित होगा? आप कहोगे सर तो बड़ी सीधी सी बात है कि यदि कोई ना कोई प्रभावित होने वाला जो भी कारक रहेगा, जो जिस कारक को हम प्रभावित करना चाहेंगे वो सजीव ही होगा, निर्जीव कभी प्रभावित नहीं होगा। अरे भैया सीधी सी बात है, एक पत्थर की पड़ी हुई एक पत्थर का पड़ा हुआ एक पाषाण खंड है, पत्थर का एक टुकड़ा है, उसके सामने अच्छे तुम सूट बूट पहन के जाओ और को देखो मैं कितना अच्छा हूं, क्या वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा या तुम्हारी निंदा करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। वो कहेगा भैया ठीक है, कपड़े चाहे अच्छे पहन दो चाहे खराब पहन दो, चाहे गालियां दो चाहे उससे बिल्कुल, मतलब आपकी कोई भी एक्टिविटी उसके सामने, आप कोई भी क्रियाकलाप करोगे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं पर एक सजीव व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, उसके सामने आप जाओगे और कहोगे हाँ बताओ जरा हम कपड़े उपड़े पहन के ठीक ठाक है कि नहीं है? बताओ मैंने जो उस मंच पे गाना गाया था वो कैसा था? मेरी जो चलने का जो तरीका है वो कैसा है? वो कहेगा हाँ भाई आपका तरीका बहुत अच्छा है। यानी वो आपकी अच्छाई और बुराई को बताएगा, आपकी एक एक घटनाक्रम को वर्णित करेगा। यानी आपको यदि प्रभावित करना है तो सीधी बात है सजीव को प्रभावित कर पाओगे, है ना। तो जो पुष्प है, पुष्प इस बात को जानते हैं कि पुष्पों को रंगीन, सुगंधित कब बनना है? मुख्य रूप से जब किसी को प्रभावित करना है। प्रभावित कौन होगा? सजीव। लेकिन परागण किसके थ्रू हो रहा है? जल के थ्रू। और जल कैसा है?
निर्जीव कारक है, सजीव तो है नहीं, तो भाई इसके लिए ना तो कोई सुगंध की रिक्वायरमेंट है और ना इसके लिए कोई कलर की रिक्वायरमेंट है। तो वही है, सीधी सी बात यह है कि पुष्प काफी छोटे होंगे, है ना, साफ दिखाई नहीं देंगे और इनके पास कोई विशेष रंग नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात क्या है इसमें, देखिए मैं जो बता रहा हूं सुनते जाइए, ठीक है। ये पुष्प अधिकांशतः एक बीजपत्री होते हैं। कैसे होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं। ये पादप अधिकांशतः, मैं लिखता हूं एक एक इंफॉर्मेशन को क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको ज्ञात होनी चाहिए। पहली बात, इनके पढ़ क्या रहे हैं? जल परागण, है ना, जल के थ्रू परागण की घटना पढ़ रहे हैं। तो पहली बात क्या हुई? पुष्प आकार में छोटे होते हैं और विशेष रंग युक्त नहीं होते हैं। दूसरी बात कि जो ये पुष्प होते हैं जिनका परागण जल के थ्रू होता है, ये अधिकांशतः ये पादप अधिकांशतः एक बीजपत्री होते हैं। वो पादप कैसे होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं कि नहीं होते हैं? अभी मैं आपको एनसीईआरटी से भी बताऊंगा, पूरा लाइन टू लाइन पढ़ूंगा, एनसीईआरटी से समझाऊंगा आपको अच्छे से, है ना। ये पादप अधिकांशतः एक बीजपत्री होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? इनमें बाह्यदल पुंज दलपुंज के स्थान पर पेरियंथ होता है, यानी पेरियंथ पाया जाता है। पेरियंथ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेरियंथ पाए जाते हैं। अब कहोगे सर पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ, ठीक है। आप कहोगे सर पेरियंथ क्या होता है? देखिए, जब आप बाह्यदलपुंज और दलपुंज में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाओगे, यानी सीधी बात है, पेरियंथ क्या है मैं बता देता हूं यहां पे। पेरियंथ ऐसे पुष्प जिनके बाह्यदलपुंज और दलपुंज में अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता हो, ठीक है। तो ये एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है, याद रखना, आपको काम आएगी, ठीक है। तो क्या होता है? पेरियंथ का मतलब होता है कि ऐसे पुष्प, है ना, ऐसे पुष्प जिनमें पेरियंथ होता है, यानी कैलिक्स और कोरोला में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, उन्हें पेरियंथ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, पेरियंथ कभी भी गीले नहीं होते हैं। इनके पेरियंथ कभी भी गीले नहीं होंगे, याद रखना। पेरियंथ पाए जाते हैं जो कभी भी गीले नहीं होते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, देखो सॉरी, यदि ये पेरियंथ गीले हो गए तो इसमें सड़न हो जाएगी, है ना, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जिससे कि वो जो पुष्प है, उस पादप का पुष्प है, वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। और जब ये नष्ट हो जाएगा तो पुष्प संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी की सारी घटनाएं रुक जाएंगी, ठीक है। तो पेरियंथ पाए जाते हैं और पेरियंथ में खास बात यह है कि ये गीले नहीं होते हैं,
ये गीले नहीं होते हैं। अब एक बात आती है कि इनके जो पुष्प होंगे जब ये किसी को आकर्षित नहीं करेंगे तो इनके पास क्या सुगंध होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो इनके पुष्प गंधयुक्त नहीं होते हैं, और इतना ही नहीं, रसयुक्त भी नहीं होते हैं, रसयुक्त भी नहीं होते हैं। देखो सीधी सी बात है कि इनको सुगंध, देखो मैंने एक बात ही की, आकार बेहतर क्यों बनाना पड़ा? इनको अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए कोई ना कोई आकृति विकसित करनी पड़ती है, तो विशेष आकार तब बनाएंगे। मेरी बात सुना, विशेष आकार तो सभी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो विशेष आकार तब बनाएंगे जब किसी ना किसी विशेष को बुलाना होगा, है ना। तो इसीलिए कोई विशेष आकार, इन्हें आकार में छोटे होंगे। रंग यानी अपने आप को कलरफुल कब करना? जब किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा, वो तो करना नहीं है। अरे भाई जल निर्जीव है, उसको क्या पता है। ठीक है, वही बात जो मैं समझा चुका हूं आपको। गंध, अरे भाई गंध अच्छी हो खराब हो, इस चीज की आवश्यकता कब पड़ती है? जो उसका कोई निरीक्षण करने वाला हो। जल निरीक्षण क्या करेगा? वो खुद में निर्जीव है। और तीसरी बार रस कब होगा? जब उस पर कीट आएंगे तो उनको कुछ ना कुछ भोजन की रिक्वायरमेंट होगी, बदले शीत कुछ ना कुछ, मतलब कुछ काम करोगे बदले शीत कुछ ना कुछ को चाहिए। तो यहां पर तो जल कार्य कर रहा, तो उसके लिए रस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, यह भी पता होना चाहिए। अब इसके बाद इसके जो परागकण होंगे, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। परागण, अब परागण में होता क्या है? परागकण होता है जो कि नरयुग्मक है, तो परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, पुंकेसर के परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक परागकण के पहुंचने की घटना को ही तो परागण कहते कि नहीं कहते? तो यहां पर जो परागण, अब परागण में परागकण की रिक्वायरमेंट होगी, परागण में परागकण होगा, वही तो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इनके जो परागकण होते हैं, परागकण होते हैं, वो हल्के होते हैं। कैसे होते हैं? लिख देता हूं, परागकण हल्के होते हैं। और याद रखना, जिस प्रकार के पेरियंथ पाए जाते हैं ये तो बात ठीक थी, किंतु ये कभी भी गीले नहीं होते हैं। इसी प्रकार परागकण हल्के होते हैं जो कभी भी गीले नहीं होते हैं, गीले नहीं होते हैं। कहोगे सर गीले क्यों नहीं होते? बात वही वाली आ जाती है कि गीले होंगे तो सड़न पैदा होगी, सड़न पैदा होगी तो परागकण डिस्ट्रॉय हो जाएगी, परागकण डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फिर परागण की घटना ही सफल नहीं, परागण की घटना सफल नहीं हो पाएगी। आप कहोगे सर ये गीले नहीं होते, क्यों नहीं गीले होते हैं? क्योंकि इनकी सतह पर म्यूसिलेज में, मेरी बात समझना बहुत है, एक एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगी। म्यूसिलेज यानी म्यूसिलेज पाया जाता है। क्या होता है? क्योंकि इनकी सतह पर म्यूसिलेज पाया जाता है। किनकी सतह पर? परागकण की सतह पर। ये सभी के सभी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में मिलेगी। ठीक है, जैसे बता देता हूं, ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, है ना। ये मुख्य रूप से मिलेगी आपको। ठीक है, कुछ यहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी बता रहा हूं। ठीक है, तो भी मैं बात करूंगा एनसीईआरटी पर। ठीक है, हाँ मैं इसको शार्प नहीं करूंगा, रफ नहीं करूंगा, मैं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही इसको रफ करूंगा। ठीक है, तो एक बात ये होगी कि इनकी सतह पर म्यूसिलेज पाया जाता है, किनकी? परागकण की सतह पर, है ना। अब वर्तिका जो होगी, वर्तिका और वर्तिकाग्र में डिफरेंस है। वर्तिका का अग्रभाग वर्तिकाग्र है, वर्तिका का आधारी भाग अंडाशय है, तो अंडाशय और वर्तिकाग्र के मध्य का जो भाग है वो वर्तिका है। तो एक बात ये भी होती है कि इसकी वर्तिका
काफी लंबी होती है, काफी लंबी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको जल परागण पढ़ने में काफी सहयोग मिलेगा। तो एक बात ये होगी कि पुष्प आकार में छोटे और विशेष रंग युक्त होते हैं। ये पादप अधिकांशतः एक बीजपत्री होते हैं। पेरियंथ पाए जाते हैं जो कभी भी गीले नहीं होते हैं। पुष्प गंध युक्त नहीं होते हैं, रसयुक्त भी नहीं होते हैं। परागकण हल्के होते हैं जो कभी भी गीले नहीं होते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनकी सतह पर म्यूसिलेज पाया जाता है और इनकी वर्तिका काफी लंबी होती है। अब मैं एनसीईआरटी को पढ़ के कुछ इंफॉर्मेशन जो शेष है उसको मैं बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी को समझना बहुत जरूरी है। चलो लेते हैं एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी में चलो देखो, पढ़ना शुरू करते हैं एनसीईआरटी को। यहां पे दिया गया है जल परागण पढ़ते हैं क्या होता है। पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। बिल्कुल बात ठीक है। यह लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है, वह भी अधिकांश एक बीजपत्री पौधों में। बताया था किसमें? एक बीजपत्री पौधों में। तो एक बात तो मैं बताता रहूंगा जो आपकी एनसीईआरटी से यहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। पहली बात ये वाला, ठीक है, बता दूंगा कौन एनसीईआरटी से है, कौन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। दूसरा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है। कितने वंशों तक? 30 वंशों तक ही सीमित है। इसके बाद क्या है, आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह जैसे एल्गी यानी शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अब कौन कौन है एग्जाम्पल याद कर लो। शैवाल एग्जाम्पल में लिख देता हूं यहां पे, शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और भी कई सारे हैं, है ना, जैसे वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा, हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रला, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा और हाइड्रला, ठीक है, ये भी हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एनसीईआरटी में वर्णित हैं। तो क्या लिखा है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आदि के नर युग्मकों के परिवहन का नियमित साधन जल ही है। बिल्कुल बात ठीक है, नर युग्मकों के परिवहन के लिए मुख्य भूमिका निभाता है जल। किसके परिवहन के लिए? नर युग्मकों के परिवहन के लिए, है ना, याद रखना, जल ही है। यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा का विस्तार केवल इसीलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। यह बात तो क्लियर है कि इनके परागण के लिए यानी नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचने के लिए जिस माध्यम की रिक्वायरमेंट है, यानी नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचने के लिए, देखिए यदि निषेचन होगा तो दो युग्मकों के मिलने की घटना है कि नहीं है, और दो युग्मक कब मिलेंगे? जब दोनों युग्मक पास पास आएंगे। तो नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी माध्यम की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो जो माध्यम है वो जल है। क्या है? जल है। और जल जब है, इनका माध्यम जो जल है, तो इसीलिए इनको जनन के लिए जल की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए इनका विकास सीमित है, क्योंकि जहां जल है वहां ये है, जहां जल नहीं है वहां ये नहीं है, सीधी बात है। तो इसीलिए तो लिखा है एनसीईआरटी ने कि
ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। आगे क्या लिखा है देखिए, एनसीईआरटी के मैं एक एक वर्ड को पढ़ रहा हूं, आप लोग अपने पास एनसीईआरटी कृपया रख लीजिए, ठीक है। और क्या है देखो मैं पढ़ देता हूं। जल परागित पादप के कुछ उदाहरण जैसे वेलिस्नेरिया, देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। क्या क्या है, वेलिस्नेरिया तथा हाइड्रला जो कि ताजे पानी में उगते हैं, और अनेकों समुद्री जलीय घासें जैसे जोस्टेरा। तो यहाँ पर जोस्टेरा जो है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जोस्टेरा ताजे पानी का पादप नहीं है ना, ताजे पानी का पादप नहीं है। ताजे पानी का पादप कौन है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ताजे पानी के सॉरी पादप है वो वेलिस्नेरिया और हाइड्रला है, और जो जोस्टेरा है ये ताजे पानी का पादप, ये घास है, समुद्री घास है। क्या है जोस्टेरा, समुद्री घास है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ इसमें, सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। याद रखना, ऐसा नहीं है कि जितने भी पादप हैं और वो जलीय पादप हैं तो उनको परागण के लिए जल की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वो जलीय पादप है लेकिन वो परागण वायु के थ्रू कर रहा हो सकता है वो जलीय पादप है परागण कीट के थ्रू कर रहा हो, है ना। अरे सीधी सी बात है, इवोल्यूशन जब हुआ है, आज भी इवोल्यूशन जारी है, आज भी जैव विकास यानी विकास की घटना आज भी जारी है। तो जब विकास हुआ है यानी उत्पत्ति जीव की कहाँ हुई, आपको क्वेश्चन जल में हुई, तो जल से थल में आ रहा है, यानी जब विकास हुआ होगा तो जल से थल की तरफ हुआ होगा। तो जब वो जलीय पादप थे उनको थल पर आना था तो इसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ा होगा, तो इसीलिए जल में होते हुए भी वो स्थलीय पादपों के समान परागण करते हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो वो कौन कौन है, मुकुदनी है, यानी इस तरह से काफी पादप है, एनसीईआरटी में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें आपको एक ये इन्फॉर्मेशन मिली है आप अभी तक, और एक ये इन्फॉर्मेशन मिली, सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, सुनते जाइए और इसको समझते जाइए, ठीक है। क्या है इसमें देखो आगे, जलीय पादप में मादा पुष्प, जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे वृंत द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं। देखो एक बात ये मिली आपको, वर्तिका काफी लंबी होती है, ठीक है। एक ये बिंदु मिला एनसीईआरटी से, एक ये बिंदु मिला एनसीईआरटी से, और एक ये बिंदु मिला आपको एनसीईआरटी से, ठीक है। तो एनसीईआरटी को मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, ठीक है। उनकी वृंत जो होता है, वृंत का क्या है यहाँ पे, वृंत है वर्तिका, वर्तिकाग्र नहीं बोलना, ठीक है। वृंत क्या है, वर्तिका, है ना। जल की सतह पर आ जाते हैं, और नर पुष्प या परागकण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। उदाहरण वेलिस्नेरिया लंबे डंठल के साथ जलधारा में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। तो वेलिस्नेरिया जो है इसके पास लंबा वृंत देखने को मिलेगा। अब जोस्टेरा में नहीं खोजना, है ना, तो तुमको सर जोस्टेरा में भी तो लंबा वृंत होगा। अरे प्रभु, पहली बात तो ये घास है, दूसरी बात समुद्र में तुम कितना लंबा वृंत करोगे जो कि निचली सतह से ऊपर आ जाए, है ना, कल्पना करो। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनाना, समझदार हो आखिरकार, ठीक है ना। तो जोस्टेरा का भी वृंत लंबा कर दो, ठीक है, वर्तिका लंबी कर दो। तो यहाँ पे वेलिस्नेरिया याद रखना। फिर क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ रहा हूं, है ना। पहले मैं इसको बात करता हूं फिर मैं करूंगा, ठीक है। परागण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते, उदाहरण वेलिस्नेरिया लंबे डंठल के साथ धारा के साथ निष्क्रिय रूप से बहती रहती है, ठीक है। अब ये तो बात क्लियर हो गई वेलिस्नेरिया की। अब बात चल रही थी हम लोगों की परागण की, कि जरूरी नहीं है कि परागण जल के थ्रू ही होगा, यानी बेशक जलीय पादप हो,
किंतु ये जरूरी नहीं है कि जलीय पादप है तो 101% परागण जल के द्वारा ही होगा। चलो अब मैं उन पंक्तियों को पढ़ता हूं एनसीईआरटी में, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे, अधिकांश जलीय पौधे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे वाटर हाइसिंथ एवं वाटर लिली, मुकुदनी, वाटर हाइसिंथ और मुकुदनी, मैं बता देता हूं, वाटर हाइसिंथ और मुकुदनी, ये दो पादप ऐसे हैं जो जल में तो रहते हैं किंतु परागण जल के द्वारा नहीं करते हैं, याद रखना। तो जलीय पादप कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, किंतु परागण जल के थ्रू 2 नहीं कर रहे हैं। ये परागण किससे करेंगे? मैंने भी क्या कहा कि हो सकता है वो पादप जल पे रहता हो किंतु परागण वो स्थल की भांति कर रहा हो। स्थल पर परागण वायु द्वारा भी होता है, कीटों द्वारा भी होता है। तो ये परागण किससे करते हैं? जल से नहीं करते हैं किंतु जली हैं, या तो ये वायु के थ्रू करेंगे या ये कीट के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? कीट के थ्रू करेंगे। तो वे लिखा है सतह पर, पानी की सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीट एवं वायु से होता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, गलती नहीं करना। इनमें परागण वायु व कीट द्वारा परागण संपन्न होता है। कीट द्वारा परागण संपन्न होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो आगे क्या है। तो ये परागण की कहानी को समझ लिया, ये इंपॉर्टेंट बिंदु आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। अब चलो मैं कुछ एक बात और बताता हूं, फिर मैं इसको रफ करूंगा। क्या होता है कि जब जल के थ्रू परागण होता है, एक बात और सुनना बहुत ध्यान से, जल के थ्रू जब परागण होता है तो क्या है कि जलधारा या तो वो जल स्थिर होगा या वो जल गतिशील होता है। जब परागण जल के थ्रू होता है तो वहां पे क्या होता है कि जो नर युग्मक होते हैं वो क्या करते हैं, वो लगातार जल की धारा के साथ गतिशील रहते हैं। मादा युग्मक जो होता है वो पुष्प के पास होता है, पुष्प के मादा जननांग जो होता है उसके अंदर होता है मादा, है ना, मादा युग्मक जो होता है। तो क्या होता है सॉरी, क्या होता है कि जल में जो जल है उसमें नर युग्मक छोड़ दिए गए, अब वो नर युग्मक जा रहे हैं। किंतु ये जरूरी नहीं है, ये ईश्वर को ज्ञात है, ईश्वर को इस बात की इंफॉर्मेशन है कि जो नर युग्मक हैं उनको मादा युग्मक तक जाना है। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक जाना है और किसके थ्रू जाना है? जल के थ्रू जाना है। तो उन्होंने कहा देखो एक बात तो तय है कि जब नर युग्मक मादा युग्मक तक जाएंगे, मादा युग्मक एक सुरक्षित अवस्था में है क्योंकि वो पुष्प के मादा भाग में है ना, जो मादा युग्मक है पुष्प के पास मादा भाग में है, संरक्षित है। लेकिन नर युग्मक ऐसे स्वतंत्र छोड़ दिए गए, अब नर युग्मक गति करते हुए जा रहे हैं। हो सकता है कि जैसे ये मैं यहां पे समझा देता हूं, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, याद रखना, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है। जैसे हो सकता है क्या हुआ समझो, जल परागण में क्या हो सकता है जैसे ये यहां से ये माना कि एक जल सतह है, ठीक है, क्या है ये? जल सतह है ना, ये आपकी जल सतह है।
अब यहां पर आपका माना कि पुष्प का ये पुष्प है यहां पर, ठीक है, ये निचली सतह मान ली मैंने, ठीक है, ये निचली सतह हो गई, ये निचली सतह हो गई। अब यहां पर पुष्प रहा ये, जैसे मैं यहां पे पुष्प बना लेता हूं, जैसे ये रहा पुष्प, ठीक है, ये पादप है ना, ये पादप है, यहां से पुष्प निकलना शुरू हुआ। अब पुष्प को, जो पुष्प की वर्तिका है और ये उसका वर्तिकाग्र है, कल्पना कर लो, ठीक है, वर्तिका। अब यहां पे देखो ये क्या है, वर्तिकाग्र है, यहां पे क्या होगा, अंडाशय। तो ये हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गया अंडाशय, है ना। अब क्या होता है कि इधर से, है ना, अब ये हुआ नर पुष्प, क्या हुआ, नर पुष्प, ठीक है, उसका ये पादप रहा, ठीक है ना, ये नर पुष्प रहा। इसने परागकणों को मुक्त किया, परागकण ऊपर आ गए, हल्के होते कि नहीं होते हैं, होते हल्के कि नहीं होते। अब कल्पना करो कि यदि ये क्या किया, इसने परागकणों को छोड़ा, कुछ परागकण इधर चले गए, कुछ परागकण इधर चले गए, है ना, कुछ परागकण इधर चले गए, क्योंकि जल लगातार गति कर रहा है, ठीक है, तो जल के साथ परागकण कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी परागकण जा सकते हैं। कुछ परागकण इधर से मछली आई उसके मुख के अंदर चले गए, है ना, कुछ परागकण इस तरह से आ रहे थे, यहां तक आए, बाद में इस तरफ घूम गए, चले गए, है ना। कुछ परागकण क्या हुआ कि इधर जा रहे थे, इधर पे क्या खरपतवार, सॉरी वहां पे क्या था, ये हो गया आपका जलीय घास हो गई या कुछ भी खरपतवार हो गया साइड में, वहां पे आके उलझ गए, ठीक है। कुछ परागकण क्या हुए कि इस तरह से जा रहे थे, ये जा रहे थे परागकण, यहां तक पहुंचे, अचानक क्या हुआ, एक मछली यहीं से निकली, फटाक से परागकण जैसे इधर है तुरंत इधर घूम गए, फिर इधर से मछली निकली, ठीक है, ऐसे चले गए। यानी कहने का मतलब है कि इतने सारे परागकण यहां से मुक्त किए जा रहे हैं, किंतु अभी तक कोई भी परागकण यहां नहीं पहुंच पाया जिससे कि परागण की घटना सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। तो यहां पर एक बिंदु निकल के ये आ रहा है कि ये संयोगात्मक घटना है, बाई चांस की बात हो गई कि परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाए और परागण की घटना सफल हो सके। तो इसमें मतलब वायु में हो चाहे जल में, परागण में नर युग्मक वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाए, यह संयोगात्मक घटना है कि नहीं है। अब दूसरी बात समझो, यहां पे क्या होता है कि जैसे मान लो यदि यही पादप एक परागकण मुक्त करता, दो परागकण मुक्त करता, तीन परागकण, चलो मैं एक और कर देता हूं, चार, चलो पांच करता, छह करता, क्या इतने परागकणों से परागण संपन्न हो सकता था? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि उसका कारण जब इतनी बड़ी मात्रा में परागकण उत्पन्न किए जा रहे हैं, फिर भी परागण सफल होने की संभावना संयोगात्मक बनी हुई है, बाई चांस घटना बनी हुई है। और जब कम मात्रा में परागकण उत्पन्न होंगे तो एक तरीके से परागण हो ही नहीं पाएगा। तो एक बात और ये हो गई कि इनका मतलब हो चाहे वायु हो चाहे जल हो, यानी सीधा ले सकते हो जल को परागकण, है ना, या फिर ये लिख सकते हो जलीय परागण में, जलीय परागण में नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में
अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। ये भी एक इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। क्या है इसमें? तो मतलब क्या हुआ कि यहां दिया गया है कि कुछ एक संयोगात्मक रूप से, है ना, मतलब वैलिस्नेरिया लंबे डंठल के साथ जलधारा में निष्क्रिय रूप से बहते रहते। डंठल का लंबा होता है वृंत, यानी मादा भाग का जो वृंत है ना, यहां पे ऐसा करो, ये मादा भाग तो हो ही गया। ठीक है, यहां पे तुम लिख लो ये वर्तिका। क्या है ये? वर्तिका। ठीक है, एक वृंत के समान है। तो ये क्या करती? लंबी डंठल के साथ धारा में निश्चित रूप से बहते रहते हैं। ठीक है, इनका वृंत लंबा होना चाहिए। इनमें से कुछ एक संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प एवं वर्तिकाग्र, मादा पुष्प वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। एक अन्य समूहों के जलीय परागण वाले पादप जैसे समुद्री घास में मादा, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जलीय परागण वाले पौधे जैसे कि समुद्री घास में मादा पुष्प जल की सतह के नीचे। अब बस ये तो बात सामान्य बात हो गई। अब समुद्र में जाओगे, समुद्र में तो इतना बड़ा पुष्प का वर्तिकाग्र हो नहीं सकता है कि वो जमीन से पूरे जल स्तर को क्रॉस करके सतह पर आ जाए। क्या समुद्र में संभव है? नहीं है। तो जब समुद्र में, अब मेरी बात समझा, पहले एनसीईआरटी से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे कल्पना करो आप लोग, यहां पर तो मैंने आपको एक सतह दे दी थी कि यहां से पादप निकल रहा है, लेकिन माना कि इस तरह से हो। देखो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको अच्छे से एनसीईआरटी की बात समझ में आ जाएगी। चलो, माना कि ये अभी हम लोगों का एक सामान्य जलाशय था, है ना, वो नदी के रूप में भी हो सकता है, तालाब के भी रूप में हो सकता है, लेकिन कल्पना करो एक झील के भी रूप में हो सकता था। लेकिन अब कल्पना करो कि एक विशाल जल समूह, जल राशि का समूह है। वो क्या है? आपने कहा सर ये तो समुद्र है। क्या है? समुद्र। अब इसमें नीचे मैं आपको कोई अंतिम पॉइंट नहीं दूंगा, क्योंकि समुद्र में कोई निश्चित तो है नहीं, काफी गहराई में जाना, तब आपको कहीं सतह देखने को मिलेगी, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे तुमको नहीं देता हूं। अब बताओ हमको, क्या कोई ऐसा पुष्प हो सकता है, ऐसा कोई पुष्प हो सकता है जो इतनी वर्तिका की लंबाई इतनी बढ़ाए कि संपूर्ण जलराशि को क्रॉस करके ऊपर जल की सतह पर वर्तिकाग्र आ जाए? क्या संभव है? आप कहोगे सर नहीं संभव है। क्या कोई ऐसा नर पुष्प हो सकता है जो अपने पुंकेसर के तंतु को, फिलामेंट को इतना बड़ा करे कि वो समुद्री की तह से चलना शुरुआत करे और समुद्र की जलराशि की सतह पर आकर ऐसे यहां से चलना शुरू करे? कल्पना करो, और समुद्र की जल की सतह के ऊपर आकर परागकण को उत्पन्न करता हो। क्या संभव है? आपने कहा नहीं है सर। तो जब ये दोनों संभव नहीं, ना तो वर्तिका इतनी लंबी हो सकती है और ना आपका फिलामेंट्री तंतु पुंकेसर का इतना लंबा हो सकता है, तो फिर अब क्या होगा? आप कहोगे सर सीधी सी बात है, जब ये इतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं, समुद्र में ये काम संभव नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके पादप, इसके मतलब समुद्रीय पादप जो होंगे, जलीय पादप, वो निचली सतह पर ही रहेंगे। यहीं पर नर पुष्प भी रहेगा और यहीं पर मादा पुष्प भी रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? नर पुष्प भी रहेगा, मादा पुष्प भी रहेगा, है ना। मैं लिख देता हूं, ये हो गया मादा पुष्प, ये हो गया नर पुष्प, है ना। दोनों अब निचली सतह पर ही होंगे, क्योंकि
ऊपर आ नहीं सकते जल सतह पर, तो इनको नीचे ही रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि समुद्र है ना। समुद्र में भाई ऐसा संभव नहीं है कि पुष्प नीचे से पूरा अपना वर्तिका इतना लंबा करे, इतना लंबा करे वर्तिका अगर भी सतह पर आ जाए। ठीक है, चलो पढ़ते क्या लिखा है एनसीईआरटी में। जलीय परागण वाले पादप जैसे कि समुद्री घास में मादा पुष्प जल की सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और परागकणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। तो क्या होता है, मादा पुष्प भी नीचे होगा, नर पुष्प भी नीचे होगा, तो परागण होगा। अब मेरी बात सुनना यहां से, ठीक है, यहां से मेरी बात सुनने प्रयास करना। जो परागण होगा, परागण की घटना जल की सतह के अंदर ही संपन्न होगी। परागण घटना कहां संपन्न होगी? जल सतह में ही होगी कि नहीं होगी? जल राशि के अंदर होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे हाँ सर अंदर तो होगी, स्वाभाविक है। अब कहोगे सर यहां पे एक बात नहीं समझ में आई कि अभी तक परागण हम लोग इस तरह से देखा करते थे सॉरी, है ना, या इस तरह से परागण देख लिया करते थे, या परागण इस तरह से दर्शाई, लेकिन आपने तो परागण इस तरह से दर्शाई है। हां समझो बात को, जब परागकण को जल सतह के अंदर चलना है तो परागकण को जलधारा के अंदर गति करने के लिए गोल नहीं फीते के समान बनना पड़ेगा। कैसा बनना पड़ेगा? फीते सदृश बनना पड़ेगा, जिससे कि आसानी से जलधारा के अंदर वो गति संपन्न कर सके, है ना। तो इसीलिए एक बात और याद हो गई यहाँ पे कि जो जल के जो समुद्री घास है उनके जो परागकण होते फीते सदृश होते हैं। कैसे होते हैं? फीते सदृश होते हैं। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। जल की सतह के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियों के परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं तथा जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। तैरना पड़ेगा ना। मछलियों के भी पख होते हैं, होते कि नहीं होते? पख बोलना है, ठीक है। हम लोग भी जब जल के अंदर उतरते हैं तो हाथ तो पैरों को चलाते हो, है ना। एक कंकड़ को लेना और जल के अंदर डाल देना, वो क्या हाथ पैर चलाएगा? आपको नहीं सर वो नहीं चलाएगा, है ना। और एक नाव को लेना, उसको डाल देना, वो क्या हाथ पैर चलाएगी? आपको सर वो भी हाथ पैर नहीं चलाएगी। अच्छा, जब कंकड़ ने भी हाथ पैर नहीं चलाया, नाव ने भी हाथ पैर नहीं चलाया, तो डूबा कौन? आप कहोगे सर कंकड़। नाव क्यों नहीं डूबी? पता नहीं। अरे पता क्यों नहीं? मक्कारी करते हो। चलो, अरे भाई इसलिए नहीं डूबी क्योंकि नाव की आकृति अलग थी और कंकड़ की आकृति अलग थी। नाव को जल पर रहना था, कंकड़ को जल में जाना था, है ना। और इसके लिए जिम्मेदार कौन था? दोनों की आकृतियां। तो इसको जल के अंदर चलना है तो इसको आकृति बदलनी पड़ेगी, ये तय है। तुम भी जब सामान्य तरीके से चलते हो, ऐसे चलते हो हाथ हिला हिला के बहुत अच्छे से बैग बैग टांग के, हाँ हम कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, किंतु जब पानी में उतरते तब कहते हो हाँ मैं बैग लेके आ गया हूं, मुझे नीट पढ़ना है। क्या करते हो? नहीं, वहां पे अच्छे से जाओगे, दोनों हाथ चलाओगे, दोनों पैर चलाओगे, तभी जल के अंदर चल पाओगे। और तुमने वहां पे कहा नहीं मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनने वाला हूं, मैं तो ऐसे ही चल के दिखाऊंगा, तो व्यवस्था उल्टी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं, फिर समझाते हैं। यहां पे सॉरी, इसमें से कुछ एक वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण पूरा होता है। संयोगात्मक घटना इसमें भी है, क्योंकि अंदर मछली भी मिलने वाली है, अंदर कई मित्र मिलने वाले हैं, कई शत्रु मिलने वाले हैं, कई तरह की अंदर भी एल्गी, शैवाल, झाड़ियां आदि काफी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तो संयोगात्मक घटना यहां पर भी है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्म आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या होता है, ये गीले ना हो सके इसलिए श्लेष्म आवरण द्वारा इनको संरक्षित रखा जाता है ना। मैंने बताया था अभी जब मैं आपको बिंदु लिखाए थे कि जल परागण की क्या क्या विशेषता होती हैं। तो परागकण गीले नहीं होते हैं, पेरियंथ गीले नहीं होते हैं। पेरियंथ क्या होता है मैं सब यहां पे डिस्कस कर चुका हूं।
वायु एवं जल परागित पुष्प ना तो बहुत रंग युक्त होते और ना ही मकरंद पैदा करते हैं। इसका कारण क्या है? एनसीईआरटी ने पूछ लिया। तो हम लोग जो इतनी देर तक इन चीजों को पढ़ते हैं उसके कारण ही तो समझते हैं। तो इसका कारण क्या है? आप कहोगे सर हमको कारण मिल गया। इसका कारण है कि इनको सजीवों को नहीं बुलाना है, निर्जीवों को बुलाना है। और निर्जीवों को तो इसकी डेफिनेशन ही नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन खराब है, कौन भूखा है, कैसा खाओगे, कैसा पियोगे, कैसा आपको उसकी आकृति, आकार, व्यवहार। निर्जीवों को इससे कोई मतलब नहीं, मतलब तो सजीवों को है। और जल है निर्जीव, और जब जल निर्जीव है तो इसको रंग, आकार, मकरंद, रस और रंग, रूप, सुगंध, गंध है, उससे क्या मतलब है जल को? वो तो निर्जीव है। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कारण पता हो गया। अधिकतर पुष्पीय पादपों के लिए प्राणियों को परागण यानी कर्मक कारक के रूप में उपयोग करते हैं, है ना। अच्छा, एक बात आपको और पता होनी चाहिए, जल परागण हाइड्रोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जल परागण, इंपॉर्टेंट। जल परागण क्या है? हाइड्रोफिली। ठीक है, याद रखना। और वायु परागण क्या है? एनीमोफिली। ये भी लिख देता हूं, लिख चुका हूं वैसे, फिर बता देता हूं। एनीमोफिली ये क्या है? वायु परागण, एनीमोफिली। तो एनीमोफिली बोले तो वायु परागण, हाइड्रोफिली बोले तो जल परागण। और उसने कहा नहीं 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 नहीं, फिर क्या है? जूफिली बताओ, जूफिली। उसने कहा हमको जूफिली बता दो। जूफिली, जूफिली क्या हो गया? अरे पढ़ते हो जू, जू का मतलब जंतु। जंतु परागण हो गया। क्या हो गया? जंतु परागण। एंटोफिली कीट परागण। एंटोफिली का मतलब क्या हुआ? कीट परागण। आर्निथोफिली पक्षी द्वारा परागण। और काइरेप्टोरोफिली, काइरेप्टोरोफिली चमगादड़ द्वारा परागण। ये आपको याद रखने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 विशेष तौर से कभी नहीं भूलना है, और वो भी 2 तो और भी नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी से है। ठीक है ना। भूलना कुछ भी नहीं है। और भी मैंने जो नाम बताए यहाँ पे, जो नोट डाउन नहीं किए हैं, वो भी नहीं भूलना है आपको। ठीक है, चलिए इस तरह से आज हम लोगों का जल परागण का टॉपिक पूरा समाप्त हुआ। शेष इंफॉर्मेशन जो भी है आगे हम लोग जो बात करेंगे कीट परागण पर करनी है, और भी कई तरह के परागण हैं, उन पर हम लोग बात अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो कुछ इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो यहां पे आपको, अच्छा पक्षी द्वारा परागण क्या होता है? आर्निथोफिली, ये भी याद रखना। आर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? पक्षी द्वारा परागण क्या होता है? आर्निथोफिली। ठीक है, इंग्लिश टर्म ही है, कोई बात नहीं, हिंदी में लिख दिया। ठीक है, आर्निथोफिली पक्षी द्वारा परागण। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मैंने जो बताया इंपॉर्टेंट सभी कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किंतु पहले नंबर एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ध्यान से। मैं इसलिए इतना आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद भी मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बता देता हूं, क्योंकि उसका कारण ये है कि एनसीईआरटी आपको पता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि पहली वरीयता क्या है? एनसीईआरटी। क्योंकि यदि आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम है तो फिर सही नहीं है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कीटो पर, जो कि अगली क्लास पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत 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 बधाई आप लोगों को। एक चीज़ और याद रखना कि जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स जरूर बनाते चलना, क्योंकि आपको ये पढ़ने के साथ साथ आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है, जिससे कि आप एग्ज़ाम के समय अच्छे से रिवीजन कर सको। जब यहाँ पे क्रैश कोर्स दिया जाएगा तो वहाँ पे पूरा आपको डिटेल नहीं बताया जाएगा सॉरी, ठीक है। तो इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है आप प्रयास कीजिए अपनी NCERT बुक में ही लिखने का प्रयास कीजिए, और यदि आपको नहीं बन रहा है तो अन्य दूसरा नोट्स बनाकर दूसरी जगह पर इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हो। पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।